हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 में बनी एक हॉलीवुड मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो की। 1972 में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ जिसे दुनिया आज तक याद करती है। कुछ लोगों के लिए वो एक दिल दहला देने वाला हादसा था तो कुछ लोगों के लिए एक चमत्कार। क्या हुआ था उस पर्वत पर, आइए जानते हैं। प्लेन नंबर 571 में दक्षिण अमेरिका की उरुग्वे से एक रग्बी टीम दक्षिण अमेरिका की ही सैंटियागो तक जाने वाली थी। उस प्लेन में कुल 45 यात्री सवार थे और वो प्लेन निकल जाता है सैंटियागो चिली की ओर। लेकिन जैसे ही ये प्लेन दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की ऊंचाइयों से निकल रहा होता है, तभी एक बर्फीले तूफान की चपेट में आने के कारण इस प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। पायलट्स प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्लेन एक ऊंचे चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा पीछे रह जाता है जबकि पैसेंजर्स से भरा हुआ एरिया बर्फ के सहारे फिसलता हुआ काफी आगे जाकर रुकता है। इस दुर्घटना में बहुत सारे पैसेंजर्स की मौत हो जाती है और वहीं जो जिंदा बचे हुए पैसेंजर्स थे वो किसी तरह खुद को संभालते हैं। इस प्लेन का पायलट भी मारा जा चुका था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जिंदा बचे हुए सारे पैसेंजर्स इस ठंड भरी रात में कपकपाने लगते हैं। ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उस प्लेन का एक हिस्सा टूटा हुआ था जिससे लगातार ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सुबह होते होते वहाँ का तापमान बढ़ता है, पर रात में उस जमा देने वाले ठंड में बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके थे। अब जिंदा बचे हुए सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलते हैं। वो अब समझ चुके थे कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ लंबे समय तक जिंदा रह पाना असंभव है। अब ये लोग प्लेन में मौजूद खाने का सामान ढूंढकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि रेस्क्यू टीम कब तक आएगी, लेकिन ये जानते थे कि वो आएंगे। अब फिर से रात होने वाली थी। रात होने से पहले ये लोग प्लेन के खुले हुए भाग को बैग से कवर कर देते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर न आ पाए। इनका प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ था वो एक खाईनुमा जगह होती है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी, जिसके कारण ये लोग लगभग अदृश्य हो चुके थे। अगली सुबह उस एरिया में एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे देखकर ये सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इन्हें बचा लिया जाएगा। वो हेलीकॉप्टर इन लोगों को ढूंढने के लिए ही आया था, पर इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती क्योंकि जितनी गहराई में ये लोग फंसे हुए थे उस जगह को ऊपर से साफ साफ देख पाना लगभग असंभव था, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर वहाँ से वापस जाने लगता है। ये लोग काफी आवाज भी लगाते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जा चुका होता है। अब इन सभी को समझ आ जाता है कि इन्हें किसी भी तरह सरवाइव करना होगा मदद आने तक। इन सभी को यहाँ फंसे हुए 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन इनका एक साथी जिसका नाम नांदो होता है वो होश में आता है। होश में आते ही वो अपनी बहन को ढूंढता है जो उसके साथ इसी प्लेन में थी और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी बहन जिंदा थी, पर उसकी हालत काफी खराब होती है। नांदो के दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, वो प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी है। ये सुनते ही नांदो पूरी तरह से टूट जाता है। 3 दिन बीत चुके थे। अब इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए। इसके लिए ये प्लेन से निकाले गए एक टीन पर बर्फ डालकर उसे धूप में गलाते हैं और बोतल में इकट्ठा करते हैं और वहीं एक बड़ा सा क्रॉस का साइन बनाते हैं ताकि ऊपर से गुजरने वाले किसी भी प्लेन को ये साइन दिख जाए और उनकी मदद हो सके। अगले दिन इन्हें ढूंढने के लिए एक और प्लेन वहां आता है। उस प्लेन को देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं, ये सोचकर कि इस बार तो मदद इनके लिए आ ही जाएगी क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सा क्रॉस का साइन नीचे बना रखा था और दूसरी तरफ ये मिरर के द्वारा लगातार सूरज की रोशनी को प्लेन की ओर रिफ्लेक्ट कर रहे थे ताकि कम से कम इस रोशनी को देखकर पायलट का ध्यान इस ओर आ जाए। पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो प्लेन वहां से वापस चला जाता है। ये देखकर सभी पूरी तरह से हताश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका होता है कि ऊपर से कोई भी इन्हें नहीं देख पा रहा है क्योंकि ये लोग काफी गहराई में फंसे हुए हैं। अब इन सभी को एहसास हो जाता है कि अगर यहाँ से जिंदा वापस निकलना है तो खुद के हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। तभी इन सभी का ध्यान प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से पर जाता है जो पहाड़ी के ऊपर था। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से तक जाएंगे क्योंकि उस हिस्से में बैटरी है जिसकी मदद से ये लोग प्लेन के अगले हिस्से में लगे रेडियो को ऑन करके अपने लिए मदद बुला सकते हैं। इसलिए कुछ लोग उस बैटरी को लाने के लिए ऊपर की ओर जाते हैं और जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं ये देखते हैं कि इनका प्लेन क्रैश करके काफी नीचे चला गया है और यही कारण है कि रेस्क्यू टीम ने इन्हें नहीं देखा। ये लोग कुछ और आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है
और इन्हें ना चाहते हुए भी रास्ते से ही वापस आना पड़ता है। अब इन्हें यहाँ फंसे हुए पूरे 6 दिन बीत चुके थे और आज इनका आखिरी खाना भी खत्म हो चुका था। पर जिंदा रहने के लिए खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। पर इस जगह पर ना तो कोई पेड़ होता है और ना ही कोई जानवर जिसे खाकर ये अपनी भूख मिटा सके। ये लोग भूख मिटाने के लिए पत्थरों पर लगे हुए मॉस को भी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना खराब होता है कि ये लोग उसे निगल भी नहीं पाते। अब एक दिन नांदो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुद को बचाने के लिए अगर अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को भी खाना पड़ा तो मैं उसे खा लूंगा। और यहाँ नांदो की बात सुनकर कुछ लोग उसके पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग इसके विरोध में होते हैं। वो कहते हैं ये मानवता नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर इन लोगों की भूख इन्हें हर पल मौत के करीब ले जा रही थी। ये भूख मिटाने के लिए अपने जूते और सिगरेट को भी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई खाने की चीज नहीं थी जिससे भूख मिटाई जा सके। इसी दौरान नांदो की बहन भूख से तड़पकर मर जाती है। अपनी बहन की मौत से नांदो पूरी तरह से टूट जाता है और ये सब देखकर सभी डर जाते हैं कि आने वाले दिनों में सबके साथ यही होने वाला है अगर खाने का जल्द से जल्द कोई इंतजाम ना किया तो। और फाइनली ये सभी अपने साथियों की डेड बॉडीज को खाना शुरू कर देते हैं जिंदा रहने के लिए। एक दिन इन्हें पास में ही बर्फ के नीचे एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक रेडियो होता है, पर उस रेडियो में सिग्नल नहीं होता। इसलिए ये लोग किसी तरह खुद से एंटीना बनाकर रेडियो को ऑन करते हैं और रेडियो पर आ रहे न्यूज से इन्हें पता चलता है कि 10 दिनों तक सर्च अभियान चलाने के बाद भी प्लेन और उसमें सवार यात्रियों का कोई पता नहीं चला, जिसके कारण सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि एंडीज की पहाड़ियों में अब तक 24 प्लेन क्रैश हुए हैं जिसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी के भी जिंदा होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये न्यूज सुनने के बाद सभी रोने और चिल्लाने लगते हैं और पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। अब ये सभी समझ जाते हैं कि अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए बचे हुए कुछ लोग जो मदद की आस में बिना इंसानी मांस खाए हुए बैठे हुए थे, वो भी अब इंसानी मांस को खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस मदद के इंतजार में वो बैठे हुए थे उसकी अब कोई उम्मीद नहीं है। अब अगले दिन इनमें से 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते हैं ताकि इन्हें बैटरी मिल सके जिसके द्वारा ये बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। पर इन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा नहीं मिलता और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में वहाँ काफी तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं जिसमें ये तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और अगली सुबह वापस प्लेन के पास आ जाते हैं। नीचे आकर ये सभी से कहते हैं कि ऊपर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा और हमें प्लेन का पिछला हिस्सा भी नहीं मिला। अब रात में ये सभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक प्लेन के अंदर बहुत सारा बर्फ आ जाता है जिसके अंदर सारे लोग दब जाते हैं। पर किसी तरह एक दूसरे की मदद से ये सभी उस बर्फ से बाहर निकलते हैं, लेकिन बर्फ में दबने के कारण एक महिला की मौत हो जाती है। तभी इन सभी को प्लेन के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। अब ये लोग बाहर की ओर देखते हैं कि आखिर बाहर हुआ क्या है और तभी एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान इनकी ओर आता है और देखते ही देखते वो तूफान उस प्लेन से टकरा जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सारे लोग उस प्लेन के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि प्लेन के ऊपर बर्फ की एक बहुत ही मोटी परत तूफान के कारण जम चुकी थी और वहीं इस तूफान की चपेट में आने से 8 लोग मारे जाते हैं। बर्फ में दबे हुए इन सभी को 2 दिन बीत जाते हैं। नूमा इस सिचुएशन में काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो प्लेन के कांच पर जोर जोर से पैर मारने लगता है। कांच तो टूट जाता है पर नूमा का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और लगातार कोशिश करता है और आखिरकार वो बर्फ की सतह तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो सभी लोग जो उस प्लेन में जिंदा बचे हुए थे सभी प्लेन से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये सभी मिलकर उस प्लेन के ऊपर से बर्फ की मोटी परत हटाते हैं। इन लोगों को यहाँ फंसे हुए पूरे 34 दिन बीत चुके थे। उसी रात इनके एक दोस्त की हालत काफी खराब हो जाती है। सभी मिलकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उसके पॉकेट से इन्हें एक लेटर मिलता है जो उसने अपने परिवार वालों के नाम लिखा था। ये लोग उस लेटर को अपने पास रख लेते हैं निशानी के तौर पर। अब बाकी बचे लोगों को पता चल चुका था कि अगर वो यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो एक एक करके इसी तरह मारे जाएंगे। इसलिए 36वें दिन इनमें से 4 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि नूमा अचानक गिर पड़ता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके पैर में लगा घाव जो प्लेन की कांच तोड़ने के दौरान उसे लगी थी वो अब काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण उसे चला नहीं जा रहा था।
इसलिए अब वो आगे नहीं जा सकता था। पर इससे पहले कि चारों वहाँ से वापस लौटते, नुमा कहता है, मैं अकेले ही नीचे चला जाऊंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। ये कहकर नुमा वहाँ से वापस आ जाता है और वहीं वो तीनों लोग चलते चलते प्लेन के पिछले हिस्से तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें खाने का कुछ सामान मिलता है, गर्म कपड़े और वो बैटरी भी मिल जाती है जिसके लिए ये लोग वहाँ गए थे। अब ये तीनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और कुछ लोगों को लेकर अपने साथ फिर से उस प्लेन के पिछले हिस्से तक जाते हैं रेडियो की बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। और ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को बैटरी से कनेक्ट करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि रेडियो खराब हो चुका था। और इसके बाद इन सभी की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिसके द्वारा ये गवर्नमेंट को बता सके कि ये अभी भी जिंदा है। प्लेन के पिछले हिस्से में इन्हें कुछ वाटरप्रूफ कपड़े मिलते हैं जिन्हें ये अपने साथ ले आते हैं और वहीं इनके पास जो रेडियो था उस पर ये न्यूज़ सुनते हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और कोई सुराग ना मिलने पर फिर इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर नुमा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो खाना भी छोड़ देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम सबको अपनी बॉडी इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूँ। वो कहता है मुझे पता है तुम लोग हिम्मत नहीं हारोगे और अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करोगे और मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी कि मैं अपनी एक ज़िंदगी अपने दोस्तों के नाम करूं। और ये कहकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। नुमा की इस बात को सुनने के बाद सभी के अंदर काफ़ी हिम्मत आ जाती है। फिर इनमें से 3 लोग मदद की तलाश में खुद ही वहाँ से निकलते हैं। बचे हुए लोगों को उनका इंतजार करने के लिए कहते हैं। अब ये तीनों लगातार चलते हैं और रात होने से पहले एक जगह पर रुककर अपना स्लीपिंग बैग खोलकर सो जाते हैं। ये स्लीपिंग बैग इन्होंने प्लेन में मिले हुए वाटरप्रूफ कपड़ों से बनाया था। अगली सुबह ये तीनों फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं और आखिरकार पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही ये देखते हैं कि दूर दूर तक पहाड़ और बर्फ के अलावा वहां कुछ भी नहीं है, जो देखकर ये काफी निराश हो जाते हैं। पर नांदू हार नहीं मानता। वो कहता है ये पहाड़ी इलाका कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही और ये बर्फ भी खत्म हो जाएंगे। अगर हम आगे चलने के बाद जिंदा नहीं बचेंगे तो लौटने के बाद भी ज्यादा दिनों तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। नांदू की बात सुनकर सभी आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इनके पास एक ही हफ्ते का खाना था और सफर लंबा होने वाला था, इसलिए इनमें से एक आदमी वापस प्लेन की ओर लौट जाता है ताकि खाना लंबे समय तक चले। अब नांदो और रोबर्टो लगातार कई दिनों तक सफर करते हैं और एक लंबे सफर के बाद फाइनली ये दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उस नदी तक पहुंचकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और पेट भर के पानी पीते हैं क्योंकि दोनों ने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। तभी दोनों की नज़र नदी के दूसरे किनारे पर पड़ती है जहाँ एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ था और इन दोनों को देख रहा था। उस आदमी को देखने के बाद इन दोनों को विश्वास नहीं होता कि वो किसी गांव तक पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों जल्दी से उस आदमी से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो एक पेपर पत्थर में लपेटकर इनकी ओर फेंकता है जिसके साथ लिखने का एक पेन भी होता है। अब ये सारी बातें उस पेपर पर लिखकर उस आदमी को फेंक देते हैं। लेटर पढ़ने के बाद वो आदमी जल्दी से भागकर ये खबर गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ये खबर सुनते ही ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। उधर हमें नांदो और रोबर्टो को दिखाया जाता है जिसे वो आदमी अपने घर ले जाता है और उन्हें खाने को गर्मा गर्म खाना देता है और कई दिनों के बाद दोनों पेट भर के खाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर ऑफिसर्स और बहुत सारे मीडिया वाले पहुँच जाते हैं उनकी खबर लेने। उधर हमें प्लेन में फंसे हुए इनके साथियों को दिखाया जाता है। वो रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं कि प्लेन क्रैश के 2 लोगों को गवर्नमेंट ने बचा लिया है और बचे हुए बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जल्द ही रेस्क्यू टीम निकलने वाली है। ये न्यूज़ सुनते ही सभी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और सभी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स इन सभी को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम को देखकर इन्हें विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में ये लोग इतने दिनों के संघर्ष के बाद घर वापस लौटने वाले हैं। नांदो भी रेस्क्यू टीम के साथ इन सभी को लेने के लिए वहां आया हुआ था। अब इन सभी को वहां से रेस्क्यू करके शहर लाया जाता है जहां पर उनके परिवार वाले इनका इंतजार कर रहे थे। सभी अपने परिवार वालों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इनके बाद इन सभी को अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां पर इनका इलाज शुरू होता है। दुनिया भर के लोग इन सभी को रियल हीरो समझ रहे थे, लेकिन ये लोग अलग ही सदमे में थे कि आखिर इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। अपने ट्रीटमेंट के दौरान ये लोग एक दूसरे के साथ ही रहते थे क्योंकि सभी की मानसिक स्थिति इस वक्त एक जैसी ही थी और इन्हें सामान्य होने में काफ़ी समय लगने वाला था।
इस तरह एक सही डिसीजन के कारण 45 लोगों में से 16 लोगों को उनकी ज़िंदगी वापस मिली। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।